हेलो, नमस्कार। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन भौगोलिक विचारधाराएँ और विधि तंत्र की पहली यूनिट पढ़ रहे थे, और पहली यूनिट में अपने भूगोल के तत्वों का टॉपिक चल रहा था। और इसमें अपन ने जीवन के रूपों की बात अपन कर रहे थे, और इसमें अपन ने वनस्पति के बारे में कुछ बातें कर ली थी, और कुछ बाकी आज आगे की अपन को करनी है। तो इसमें वनस्पति के रूप में अपन ने भूमध्य रेखीय जो सदाबहार वनस्पति है उसकी बात कर ली थी। मानसूनी पतझड़ वनस्पति की बात अपन ने कर ली थी, और उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की भी अपन ने बात कर ली थी। तो 3 पॉइंट अपने क्लियर हो गए थे। अब आप नंबर 4 पे उसमें हेडिंग लगाइए, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश, और अपन शुरू करते हैं इसको। नंबर 4 है भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। तो देखिए, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश, जैसा कि नाम से ही इसके पता चलता है कि भूमध्य सागर के जो समीपवर्ती क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसकी अगर विस्तार की बात करें अपन, तो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है, जिसमें स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, तुर्की है, इजराइल है, इसके अलावा दक्षिणी भाग में इसकी बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, चिली हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है वो हो जाएगा, अमेरिका की अगर बात करें तो उसके पश्चिम में जो स्थित कैलिफोर्निया है वो हो जाएगा। ये सारा क्षेत्र इसी भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित होगा। तो इस अगर क्षेत्र की देखिए पर अपन बात करें, तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति के रूप में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो इस प्रकार के हैं कि यहाँ वर्षा देखिए शीतकाल में होती है, ग्रीष्मकाल यहाँ का शुष्क रहता है। तो इस क्षेत्र में आपने सुना होगा खट्टे फलों की कृषि मुख्य रूप से होती है। तो यहाँ जैतून है, अंजीर है, नींबू है, बेरी है, ऐसे यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं, और इन्हीं का यहाँ पर उपयोग होता है। इसके अलावा यहाँ घास भी पाई जाती है, जहाँ पर पशुपालन है वो किया जाता है। तो इसमें आप लिख लीजिए, लिखिए, इस प्रदेश का विस्तार, इस प्रदेश का विस्तार 30 से 40 डिग्री, हालांकि आपने लास्ट ईयर पढ़ रखा है, प्रादेशिक भूगोल में अपन ने इनकी बातें की थी, वही बातें वापस यहाँ आ रही है। 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्र आते हैं, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इटली, तुर्की, इटली, तुर्की, इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका का
देखिए ये अब अलग हो गया, लेकिन भाई अगर अपन देखें तो भूमध्य सागर के निकट नहीं है। बाकी की क्षेत्र वो तो भूमध्य सागर के निकट थे, लेकिन कैलिफोर्निया है जो यूएसए का, ये यहाँ इसके निकट नहीं है। ये केवल 30 से 40 डिग्री जो क्षेत्र है अक्षांशीय, उसके बीच में पड़ता है। अब आगे अपन जिनकी भी बात करेंगे ये बीच में पड़ते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ऑस्ट्रेलिया, आदि सम्मिलित है। अब ये क्षेत्र क्या है कि ये क्षेत्र इस अक्षांशों के बीच में पड़ते हैं। तो अगर इन अक्षांशों के मध्य पड़ते हैं तो यहाँ पर भी जलवायु मध्य सागरीय प्रकार की होगी, तो यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी मध्य सागरीय प्रकार की होगी। ठीक है, आगे लिखिए। इस प्रदेश में वर्षा शीतकाल में होती है। इस प्रदेश में वर्षा शीतकाल में होती है और ग्रीष्मकाल पूर्णतया शुष्क रहता है। तथा यहाँ जैतून, नींबू, अंजीर, जैतून, नींबू, अंजीर, नींबू, अंजीर, बेरी, जामुन, अंगूर आदि के वृक्ष मिलते हैं। जो सभी औद्योगिक और व्यापारिक महत्व के हैं। औद्योगिक और व्यापारिक महत्व के हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए नंबर 5, टेंगा वन प्रदेश। टेंगा वन प्रदेश के बारे में आपको पता है, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो टेंगा वन प्रदेश की अगर अपन बात करें तो केवल उत्तरी गोलार्ध में है और यहाँ पर शीतोष्ण कोणधारी वन है वो पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इसका विस्तार है वो कनाडा में मिलता है, अलास्का में मिलता है, ग्रीनलैंड में मिलता है और जो पश्चिमी साइबेरिया है वहाँ मिलता है। इसके अलावा जो यूरोप के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर भी मिलता है। ठीक है, और इसमें अगर पेड़ पौधों की बात की जाए तो जैसे पाइन है, स्प्रूस है, बर्च है, पॉपुलर है, एल्डर है, इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और ये कोणधारी प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको पता है। और ये जो प्रदेश है ये जो टेंगा वनों का, यहाँ पर ये जो वृक्ष पाए जाते हैं ये औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे फर्नीचर निर्माण है, कागज़ी निर्माण है, दिया सिलाई उद्योग है, इनमें इनका विशेष रूप से उपयोग है वो होता है। ठीक है, बस ये इसकी मुख्य बातें हैं, तो आप इनको लिख लीजिए एक बार। लिखिए, टेंगा वन प्रदेश, टेंगा वन प्रदेश का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। केवल उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। इस वन प्रदेश
में कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। कोणधारी वनस्पति पाई जाती है जिसमें एक ही प्रजाति के वृक्ष एक साथ देखने को मिलते हैं। इस वन प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका में कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, तथा यूरेशिया में साइबेरिया और उत्तरी यूरोप में मिलता है। यहाँ मुख्य रूप से पाइन, स्प्रूस, फर्न, लार्च, एल्डर, बर्च, पॉपुलर आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। यह वन प्रदेश मानव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह वन प्रदेश मानव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका औद्योगिक महत्व अत्यधिक है। ठीक है, तो ये अपना टेंगा वन प्रदेश कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ये भी एक प्रकार की वनस्पति का ही क्षेत्र है। अब देखिए इसका विस्तार अगर देखा जाए तो 35 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में देखने को मिलता है और विश्व के अधिकांश जितने भी घास के मैदानी क्षेत्र है वो इसमें आ जाते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज घास के मैदान हो, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज मैदान हो, अफ्रीका के वेल्ड्स हो, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हो, यूरेशिया के स्टेपीज हो या न्यूजीलैंड के कैंटरबरी हो, ये सारे के सारे इसी मैदानी घास के मैदान का जो क्षेत्र है इसमें आ जाते हैं। इसमें वनस्पति के रूप में घासें ही पाई जाती है और घासों का ही बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा घासों के साथ साथ यहाँ पर जो कृषि फसलें हैं उनमें भी गेहूँ है, मक्का है आदि का उत्पादन
किया जाता है और बड़े क्षेत्रों में, विशाल क्षेत्रों में किया जाता है तो इसमें भारी मात्रा में मशीनरी का उपयोग भी होता है। तो लिखिए आप इसमें लिखिए, इस मैदानी क्षेत्र का विस्तार दोनों गोलार्धों में 35 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलता है। जो कि महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में मिलता है। उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका के पंपाज, अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, यूरेशिया के स्टेपीज, तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान इसी का भाग है, इन सभी घास के मैदान मैदानों में बड़ी मात्रा में घासों तथा कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है तथा बड़े पैमाने पर पशुपालन भी होता है। इस क्षेत्र में वृक्षों के नाम पर केवल घासें और झाड़ियाँ ही मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइए टुंड्रा वनस्पति। और टुंड्रा वनस्पति की अगर बात करें तो इसका विस्तार भी अपन जानते हैं कि केवल उत्तरी गोलार्ध में ही है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र है। और उत्तरी गोलार्ध में भी अगर देखा जाए तो टुंड्रा जो क्षेत्र है यहाँ वर्ष में केवल 3 महीने ही अपन ये कह सकते हैं कि जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तो उस समय केवल 3 महीने ही यहाँ पर बर्फ़ है वो कुछ मात्रा में पिघलती है। बाकी 9 महीने का समय तो बर्फ़ से ढका हुआ ही रहता है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर केवल कुछ लाइकेन, शैवाल, काई
मांस जैसी छोटी घासें विकसित हो पाती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी सामान्य मनुष्य वो निवास नहीं करता है। तो लिख लीजिए आप, इसमें 2-3 लाइन है, लिखिए। टुंड्रा वनस्पति का विस्तार टेंगा प्रदेश, जो टेंगा वन प्रदेश है उसके, टेंगा प्रदेश के उत्तर में केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलता है। यहाँ पर वर्ष में 9 महीने बर्फ जमी रहती है। केवल 3 महीने ही जब सूर्य उत्तरायण होता है तब यहाँ लाइकेन, सेवाल, काई, मांस, जैसी छोटी घासें विकसित होती हैं। तथा कठिन भौगोलिक दशाओं के कारण यहाँ का क्षेत्र जनशून्य है। ठीक है। और अंतिम हेडिंग लगा लीजिए आप, मरुस्थलीय वनस्पति। और ये है उष्णकटिबंधीय जो मरुस्थलीय वनस्पति है उसकी यहाँ अपन बात करेंगे, जिसका विस्तार अगर देखा जाए तो दोनों गोलार्धों में ही 20 से जो 30 डिग्री का क्षेत्र है अक्षांशों का, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें वर्षा की मात्रा है वो 25 सेंटीमीटर से कम रहती है और तापमान उच्च रहता है। और ज़्यादातर वनस्पति विहीन रेतीले भाग यहाँ पर है, जिसमें बबूल है, केर है, बेर है, खेर है, खेजड़ी है, खजूर है, अपने सफ़ेदा है, नागफनी है। इस प्रकार की वनस्पति और जो कटीली झाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। कृषि इस क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में हो पाती है, केवल पशुपालन, पशुचारण है वो यहाँ संभव होता है। और अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो इसमें अपने जैसे सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, अमेरिका का सोनेरोन मरुस्थल है, और इसके अलावा दक्षिण अमेरिका का अटाकामा मरुस्थल है। एशिया का देखा जाए तो अरब का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो इसमें भी आप 2-3 लाइन लिख लीजिए। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। जहाँ उच्च तापमान तथा 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के
सहारा, कालाहारी, कॉमा अमेरिका के सोनेरोन, कॉमा दक्षिणी अमेरिका के अटाकामा, कॉमा एशिया के अरब तथा थार व ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल सम्मिलित है। इस वन प्रदेश में केर, खेर, बेर, बबूल, खेजड़ी, सफ़ेदा को अपन कहते हैं यूकेलिप्टस, नागफनी आदि के वृक्ष तथा कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही। ये इसका जो वनस्पति वाला पॉइंट है वो अपने कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो जीव जंतु है वो पॉइंट और उसके अलावा जो मानवीय प्रत्युत्तर वाला जो अपना अंतिम पॉइंट रहेगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो अगली क्लास में अपना ये टॉपिक है वो भूगोल के तत्वों का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपना जो भारत में आधुनिक भूगोल का विकास है वो वाला टॉपिक अपन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। धन्यवाद।